हेलो फ्रेंड्स। सी प्लस प्लस लैंग्वेज सीखने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं हमारा लेक्चर 23 जिसमें हम पढ़ेंगे डीप कॉपी एंड शैलो कॉपी। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉपी क्या होता है। तो हाउ वी कैन क्रिएट अ कॉपी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इस बात को समझने के लिए एक छोटा सा हम कोडिंग एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक क्लास बनाई। अभी क्लास क्या बनाते हैं उसके इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं नाम रख लेता हूँ डमी। तो ये हमने एक क्लास बनाई जिसके अंदर हम कुछ वेरिएबल्स बनाते हैं। प्राइवेट इंट ए कॉमा बी, राइट। ओके, कुछ पब्लिक मेंबर्स भी होंगे इसके अंदर, जैसे कि void set data। ये सेट डेटा फंक्शन में हम पास करेंगे दो वेरिएबल्स, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर हमने एक में x की वैल्यू असाइन की, b के अंदर y की वैल्यू असाइन की। ये बन गया हमारा। एक और फंक्शन बना लेते हैं शो डेटा, जिसका काम होगा a और b की वैल्यूज प्रिंट करना। ठीक है। अच्छा, अब मैंने मेन फंक्शन में एक ऑब्जेक्ट बनाया डमी क्लास का d1, लिखा d1 डॉट सेट डेटा, और इसमें कुछ वैल्यू हमने सेट कर ली, लेट्स से 3 4। अब मैं चाहता हूं, अब ये तो समझ में आ गया कि d1 के a और b में 3 4 चला गया है। अब मुझे क्या करना है, एक और ऑब्जेक्ट बनाना है डमी क्लास का, नाम रखते हैं d2। पर मैं इसको इनिशियलाइज करना चाहता हूं d1 के साथ। तो d2 में क्या वैल्यू आ जाएगी, वही जो d1 में। अब शो डेटा से अगर मैं वैल्यू प्रिंट करवाता हूं तो ये वैल्यू प्रिंट करेगा 3 4, क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने d1 का डेटा d2 में कॉपी करवा दिया। तो इसको रन करके देखते हैं। देखिए 3 4 आ रहा है, मैंने d2 की वैल्यू शो कराई। तो जब d2 बना तो ये एक ऑब्जेक्ट है, d1 जो पहले से बना हुआ ऑब्जेक्ट था, इसका डेटा इसमें कॉपी हो गया। तो बेसिकली क्या हुआ, d1 को कुछ मेमोरी मिली होगी जब d1 बना था। लेट्स से ये मेमोरी है, और इसके अंदर दो वेरिएबल्स थे a एंड b। ठीक है, ये जो वेरिएबल है पूरा, ये ऑब्जेक्ट है d1, और इसी तरीके से अंदर जो वेरिएबल्स बने हैं इनके नाम हैं a और इसका नाम है b। तो d1 एक ऑब्जेक्ट बना तो इस तरीके से बना, जिसके अंदर दो वेरिएबल हैं a और b। अब मुझे एक वैल्यू एंटर करानी थी। तो देखिए हमने क्या किया था, हमने यहाँ पर सबसे पहले d1 ऑब्जेक्ट बनाया, d1 डॉट सेट डेटा किया, जिसमें 3 4 वैल्यू असाइन हो गई। तो इसमें चला गया था 3 और इसमें चला गया था 4, राइट। 3 इसमें 4, राइट। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि एक और ऑब्जेक्ट बने d2। तो ये तो मैंने d1 बना लिया, अब मैं चाहता हूँ एक और बने d2, और वो क्या हो, इसी की कॉपी। ठीक, इसकी कॉपी बन जाए और उसका नाम क्या रहे, d2। ओके, और उसमें भी वही डेटा आ जाए जो d1 में। ऐसा करने के लिए हमने d2 ऑब्जेक्ट बनाते वक्त d1 का डेटा उसमें कॉपी कर दिया। इसी को बोलते हैं कॉपी करना। तो आई होप आपको कॉपी का मतलब समझ में आया होगा कि जब हम सेम क्लास का दूसरा ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो पहले ऑब्जेक्ट का डेटा दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी कर रहे हैं। अब ये जो कॉपी हम करते हैं ना, ये दो स्टाइल का हो सकता है। एक को हम बोलते हैं शैलो कॉपी और दूसरे को हम बोलते हैं डीप कॉपी।
फिलहाल जो एग्जाम्पल हमने देखा है ये शैलो कॉपी का एग्जाम्पल है, लेकिन यहां पर मैं आपको एक बात मेंशन कर देना चाहता हूं कि ये कॉपी होती कैसे। ये कॉपी दो तरीके से होती है। कॉपी जब हम करते हैं तो या तो कॉल होता है कॉपी कंस्ट्रक्टर, या फिर कॉल होता है डिफॉल्ट असाइनमेंट ऑपरेटर। डिफॉल्ट असाइनमेंट ऑपरेटर बोले या इम्प्लिसिट कॉपी असाइनमेंट ऑपरेटर बोले, इन दोनों में से कुछ एक होता है। देखिए, जब भी हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जैसे कि D2 बनाया, तो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। हमने कंस्ट्रक्टर चैप्टर में पढ़ा हुआ है, नहीं है आपको याद तो कंस्ट्रक्टर चैप्टर को आप रिकॉल करिएगा, और खासतौर पे उसमें जब कॉपी कंस्ट्रक्टर पढ़ाया है तो उसको रिकॉल करिएगा। तो जैसे D2 ऑब्जेक्ट बना, वैसे ही D2 के लिए कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। अब हमने नहीं बनाया है, लेकिन कंपाइलर ने हमारी क्लास में एक कॉपी कंस्ट्रक्टर बना दिया है, और वो कॉल हुआ है D2 बनते ही। अच्छा, ये कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल कब होता है? कॉपी कंस्ट्रक्टर तब कॉल होता है जब हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, और ऑब्जेक्ट बनाते वक्त उसी क्लास के ऑब्जेक्ट से इनिशियलाइज कर रहे हैं। देखिए, D1 किस क्लास का ऑब्जेक्ट है? डमी क्लास का। तो क्योंकि D2 भी डमी क्लास का है, तो मैं कह रहा हूं कि जब हमने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया D2, बनाते वक्त उसी क्लास के किसी ऑब्जेक्ट से इनिशियलाइज किया, तो इसे इस समय D2 के लिए कॉल करना होता है कॉपी कंस्ट्रक्टर को। अच्छा, अगर मैं D2 पहले बना लेता, उस समय D1 उसमें इनिशियलाइज नहीं करता, और फिर मैं D2 में D1 इनिशियलाइज करता, तो ये थोड़ी अलग बात है। यहां पे D2 जब मैंने बनाया तब कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं हुआ, क्योंकि उसको मैं इनिशियलाइज नहीं कर रहा हूं। लेकिन जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया, अगली स्टेप में मैं D2 के अंदर D1 की वैल्यू असाइन करना चाहता हूं, मतलब मैं कॉपी करना चाहता हूं। तो इस समय कंस्ट्रक्टर नहीं चलता, क्योंकि कंस्ट्रक्टर तब चलता है जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। तो इसलिए यहां कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होता, तो फिर यहां असाइनमेंट ऑपरेटर कॉल होता है। बाय डिफॉल्ट हमारी क्लास में कंपाइलर कॉपी कंस्ट्रक्टर तो बनाता ही है, एक कॉपी असाइनमेंट ऑपरेटर भी ओवरलोड करता है। जैसे आपने पढ़ा है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ऑपरेटर ओवरलोडिंग भी यदि आपको याद नहीं है तो आप इसके भी लेक्चर्स देख सकते हैं, इसके भी वीडियो लेक्चर इसी चैनल पे मौजूद हैं। तो जैसे हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग करते हैं, वैसे ही इस असाइनमेंट ऑपरेटर की ओवरलोडिंग कंपाइलर ने खुद ब खुद पहले से करके रखी है। उस ऑपरेटर को हम कॉपी असाइनमेंट ऑपरेटर कह रहे हैं, क्योंकि इस असाइनमेंट ऑपरेटर का काम है D1 की वैल्यू D2 में कॉपी करना। तो चाहे हम डिक्लेरेशन करते वक्त, D2 बनाते वक्त उसमें D1 इनिशियलाइज करें या बाद में करें, दोनों ही सिचुएशन में ऑब्जेक्ट का डेटा कॉपी हो रहा है। तो कॉपी तो दोनों सूरत में हो रहा है, लेकिन एक को हम बोलते हैं कि कॉपी कंस्ट्रक्टर से हो रहा है, एक को हम बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉपी असाइनमेंट ऑपरेटर से हो रहा है। आई होप आपको ये क्लियर होगा कि कॉपी कंस्ट्रक्टर से कब हो रहा है और असाइनमेंट ऑपरेटर से कब हो रहा है। फिर रिकॉल कराऊं, कॉपी कंस्ट्रक्टर से तब हो रहा है जब ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और इनिशियलाइज कर रहे हैं, यानी ऑब्जेक्ट बनाते वक्त आप उसी क्लास के ऑब्जेक्ट से इनिशियलाइज कर रहे हैं, और यदि आप ऑब्जेक्ट बनाते वक्त इनिशियलाइज नहीं कर रहे हैं, बाद में अगली स्टेप में कर रहे हैं, तो इसे बोलेंगे कॉपी असाइनमेंट ऑपरेटर। तो चलिए पहले तो हम कॉपी कंस्ट्रक्टर के थ्रू ही कोडिंग को समझते हैं। तो मान लीजिए यहां पर मैंने D1 लिखा है, तो अब D2 में D1 की वैल्यू कॉपी हो गई, क्योंकि कॉपी असाइनमेंट ऑपरेटर ने काम किया। अब कॉपी कंस्ट्रक्टर ने काम किया। अब कॉपी कंस्ट्रक्टर अगर हम भी बनाते तो वैसे ही बनाते जैसे कंपाइलर ने बनाया हुआ है, और वो कैसा बनता है तो मैं कंस्ट्रक्टर बना के बताता हूँ। जैसे मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया डमी कंस्ट्रक्टर में मैंने डमी क्लास का ही रेफरेंस लिया हुआ है, रेफरेंस D ले लेता हूँ। D में क्या आ चुका होगा? D1 का रेफरेंस, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, D2 ऑब्जेक्ट बनते ही D1 एज एन आर्ग्यूमेंट पास हो रहा है, तो D1 का रेफरेंस चला गया होगा D में।
तो मैं ये चाहता हूं कि D2 के A में D1 का A असाइन हो जाए, मतलब D डॉट A, और इसी तरीके से B में असाइन हो जाए D2 का B। और आप देख सकते हैं इस तरीके से डेटा कॉपी हो चुका है। पर यहां डेटा कैसे कॉपी हुआ है? वेरिएबल्स का डेटा करस्पॉन्डिंगली कॉपी हो गया, तो इसको हम बोलते हैं शैलो कॉपी। ठीक है, सीधे सीधे मेंबर्स कॉपी हो गए। तो क्रिएटिंग कॉपी ऑफ ऑब्जेक्ट बाय कॉपिंग डेटा ऑफ ऑल मेंबर वेरिएबल्स एज इट इज, तो इसको बोलते हैं शैलो कॉपी। अब समझते हैं डीप कॉपी क्या है। डीप कॉपी का मतलब है क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट बाय कॉपिंग डेटा ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट along with it along with the values of memory resources resides outside the object but handled by that object। समझ में तो नहीं आया होगा ना? ठीक है, मैं समझाता हूँ इसको एग्जांपल से, तब समझ में आएगा, अभी ऐसे समझ में नहीं आएगा। सोचिए कि इसी एग्जांपल में थोड़ा सा चेंज करता हूँ और इसके अंदर बनाता हूँ एक पॉइंटर। ये बन गया एक पॉइंटर। आप जानते हैं कि पॉइंटर जब भी हम बनाते हैं तो वो एड्रेस होल्ड करने के लिए बनाया जाता है। तो जब डमी क्लास का मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, देखिए जैसे ये था, ठीक है, अब मैं डमी क्लास का अगर ऑब्जेक्ट बनाता हूं तो उसमें एक और वेरिएबल है, और वो वेरिएबल क्या है? पॉइंटर वेरिएबल। पॉइंटर वेरिएबल में इसका नाम हमने क्या रखा है? पी रखा है। तो मैं जस्ट कॉपी कर लूं, ये हो गया पी। ठीक है, तो जब D1 बना तो कुछ इस तरीके से बन गया। ये मैंने D1 जब बनाया होगा तो D1 को मिली होगी मेमोरी, और उसमें 3 चीजें होंगी। पर P में क्या होगा? P में होगा गार्बेज, और गार्बेज होना खतरनाक है, क्योंकि गार्बेज मतलब ये P किसको पॉइंट कर रहा है? अननोन लोकेशन को। तो हम क्या चाहते हैं कि जैसे ही D1 ऑब्जेक्ट बने वैसे ही कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाए, या फिर जो सेट डेटा फंक्शन था ना उसी से हम ये काम करवा लें। सेट डेटा में मैं 3 आर्ग्यूमेंट्स पास करता हूं, लेकिन ये तीसरा आर्ग्यूमेंट किस लिए? जैसे यहां पर तीसरा आर्ग्यूमेंट मैंने z में ले लिया। अब यहां क्या कोडिंग करता हूं? पहले कंस्ट्रक्टर बनाया, कंस्ट्रक्टर यानी इस तरीके से, और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने लिखा p असाइन न्यू इंट। क्या होगा इससे? ये होगा कि एक नया इंट टाइप का ब्लॉक बनेगा और p इसको पॉइंट करेगा, क्योंकि p में इसका एड्रेस चला जाएगा। आई होप ये बात क्लियर हुई होगी, क्योंकि यहां पर p पॉइंटर है और पॉइंटर इसी के अंदर एक और मेंबर है, और उसके अंदर एक डायनेमिकली हमने ब्लॉक बनाया है इंट टाइप का, और उसका एड्रेस हमने p में रख लिया है। तो जब सेट डेटा कॉल होगा और z में तीसरी वैल्यू आएगी तो हम लिखेंगे स्टार p असाइन z। क्या इसका मतलब समझ में आया? जब भी आप पॉइंटर वेरिएबल के पहले स्टार लगा देते हैं, ये स्टार लगा, तो ये वो वेरिएबल बन जाता है जिसको पॉइंटर पॉइंट कर रहा है। p किसको पॉइंट कर रहा है? p पॉइंट कर रहा है इस नए ब्लॉक को, और स्टार p लिखने का मतलब ये वेरिएबल जो कि ऑब्जेक्ट में नहीं है, ऑब्जेक्ट के बाहर है। इसके अंदर क्या हुआ? इसके अंदर मैंने z की वैल्यू कॉपी कर दी है। z की वैल्यू क्या है? z की वैल्यू हमने पास करी है 5, तो इसके अंदर स्टोर हो गया होगा 5। तो ये देखिए मैंने इसके अंदर 5 रख दिया, तो इस तरीके से मेरा एक ऑब्जेक्ट बन गया। तो ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है जिसके पास कुछ मेमोरी रिसोर्सेज ऐसे हैं जो ऑब्जेक्ट के बाहर बैठे हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट के द्वारा ही वो हैंडल हो रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट के अंदर वो पॉइंटर है जो इस मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करेगा। इस मेमोरी लोकेशन का कोई नाम नहीं है, सिर्फ उस पॉइंटर की मदद से ही एक्सेस हो सकता है, क्योंकि ये डायनेमिकली बना है। अब कल को जब हम एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उसमें डेटा कॉपी करने की बात करते हैं,
तो क्या प्रॉब्लम होगी? प्रॉब्लम ये होगी कि ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट तो बन जाएगा, यहाँ पर ये नाम हो जाएगा D2, वैल्यूज़ भी कॉपी हो जाएंगी, पर वैल्यूज़ कॉपी होंगी तो करस्पॉन्डिंगली कॉपी होगी क्योंकि शैलो कॉपी होगी। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, जो कॉपी कंस्ट्रक्टर अगर हमने नहीं बनाया है तो ये कॉपी कंस्ट्रक्टर कंपाइलर बना रहा है, और कॉपी कंस्ट्रक्टर कंपाइलर बना रहा है तो वो क्या कर रहा है, वो शैलो कॉपी कर रहा है। यानी जैसे ही आपने D2 बनाया, मेमोरी मिल गई। मेमोरी किसके किसके लिए मिली? 3 वेरिएबल्स के लिए, A, B और P के लिए। और जैसे ही मेमोरी मिल गई D2 को, अब हम वैल्यूज़ कॉपी कराना चाहते हैं D1 की, तो हमने उसमें इनिशलाइज करवा दिया D1। तो इस समय कॉल हो गया कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर चाहे हम बनाएं चाहे कंपाइलर बनाए, वो क्या कर रहा है, वो डेटा को कॉपी कर रहा है। यानी फिलहाल अब 2 मेंबर्स नहीं हैं, 3 मेंबर्स हैं, इसलिए 3 कॉपी हो रहे हैं। एक और मेंबर कौन सा है? P में असाइन करो D.P, ये हो रहा है। ये हमने नहीं भी लिखा होता ना कंस्ट्रक्टर, तो ऐसा ही कंपाइलर भी बना रहा होता, तो करस्पॉन्डिंगली डेटा ट्रांसफर हो जाता। इससे नुकसान क्या होता? A की वैल्यू 3 है, इधर भी A में 3 आ गया, B की वैल्यू 4 है, इधर भी B में 4 आ गया, लेकिन P में इधर क्या रखा है? एड्रेस। वही एड्रेस किस में आ गया? इस वाले P में आ गया। इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि ये वाला P ये भी इसी लोकेशन को पॉइंट करने लगा। तो इसका मतलब D1 ऑब्जेक्ट के पास जो मेमोरी रिसोर्स था एक्सटर्नल, वही रिसोर्स D2 का भी हो गया। तो मान लीजिए D2 इसमें अगर कोई चेंज करेगा तो D1 को भी दिखेगा, तो शेयर होने लगेगा। हम ऐसा थोड़ी चाहते हैं, हम D2 एक डिफरेंट कॉपी चाहते हैं D1 की। तो यहाँ पे कॉपी हो रही है तो सिर्फ मेंबर वेरिएबल्स का डेटा कॉपी हो रहा है, इसका ये जो डेप्थ में मेमोरी रिसोर्स है इसकी कॉपी नहीं हो रही। तो होना क्या चाहिए? मेमोरी रिसोर्स की भी कॉपी होनी चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए? ये शैलो कॉपी हो रही है, यानी सिर्फ डेटा जो मेंबर वेरिएबल्स में वो एज इट इज कॉपी हो रहा है। और जब मेंबर वेरिएबल पॉइंटर हो तो उसका डेटा एज इट इज कॉपी होना डेंजरस है, क्योंकि उससे वो दोनों पॉइंटर सेम रिसोर्स को पॉइंट करने लगते हैं। तो ऐसा ना हो, तो D1 के लिए जो मेमोरी रिसोर्स है अलग रहना चाहिए और D2 के लिए अलग बनना चाहिए। तो अब ये ज़रूरी हो जाता है कि हम कॉपी कंस्ट्रक्टर खुद बनाएं और उसमें कोडिंग भी करें। देखिए कैसी कोडिंग करेंगे हम। ये लाइन नहीं लिखेंगे, बल्कि हम लोग P में असाइन करेंगे न्यू इंट, यानी एक नया मेमोरी ब्लॉक बना देंगे। क्या हुआ इससे? इससे ये हुआ कि एक इंटायरली नया मेमोरी ब्लॉक बन गया। अच्छा, ये जो मेमोरी ब्लॉक है इसमें भी वैल्यू नहीं है, गार्बेज है। तो मैं क्या करूँगा, स्टार P में असाइन करूँगा क्या? स्टार D.P। समझ में आया क्या? मतलब D.P क्या है, उस पर स्टार लगा दिया। तो इससे क्या होगा? D.P मतलब D1 का P, D1 का P ये रहा, उस पर स्टार लगा देंगे। तो जैसी पॉइंटर पे स्टार लगाते हैं क्या होता है? ये उस ब्लॉक को पॉइंट करने लगता, उस ब्लॉक को रिप्रेजेंट करने लगता है जिसको ये पॉइंट कर रहा है। तो D.P का मतलब हो गया, आप इस P की बात कर रहे हो, क्योंकि D मतलब है, क्योंकि ये D1 का रेफरेंस ही D में गया था, है ना। यहाँ पर ये जो D1 का रेफरेंस है ना, ये किस में गया था? D में। इसीलिए D.P बोलने का मतलब क्या होगा? ये वाला P, और उस पर स्टार लगा दोगे तो क्या हो जाएगा? ये वाला वेरिएबल। तो इस वेरिएबल का डेटा मुझे इधर कॉपी करना है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करूं? स्टार P। तो देखिए हमने क्या लिखा हुआ है, स्टार P। स्टार P में क्या गया? स्टार D.P। गॉट इट? तो इससे ये 5 इसके अंदर कॉपी हो गया, ये इसके अंदर आ गया 5। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ ऑब्जेक्ट के मेंबर वेरिएबल्स का ही डेटा कॉपी नहीं हुआ है, बल्कि ऑब्जेक्ट जिस रिसोर्स को पॉइंट कर रहा है उसका डेटा भी कॉपी हुआ है। तो ये डीप में जाके कॉपी हुआ है। अगर केवल मेंबर वेरिएबल्स का डेटा कॉपी होता तो शैलो कॉपी होता। अच्छा, शैलो कॉपी होता तो गलत होता ना। तो शैलो कॉपी तब नहीं होनी चाहिए जब ऑब्जेक्ट के अंदर पॉइंटर हो और पॉइंटर बाहर के किसी मेमोरी लोकेशन को एक्सेस कर रहा है।
तो डीप कॉपी की ज़रूरत पड़ती है, तब तो D2 का ये मेमोरी रिसोर्स अलग से बनेगा। और डीप कॉपी करवाने के लिए आपको कॉपी कंस्ट्रक्टर खुद बनाना पड़ेगा। जैसे आप कॉपी कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं, वैसे ही आप चाहें तो कॉपी असाइनमेंट ऑपरेटर भी डिफाइन कर सकते हैं, जो अपन किसी और वीडियो में समझेंगे। पर इस तरीके से चाहे आप कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाएं, चाहे आप कॉपी असाइनमेंट ऑपरेटर बनाएं, ये जो कोडिंग मैंने अंदर लिखी है ना, ये आपको दोनों में ही लिखनी पड़ेगी। तो इस वजह से यहां पर न्यू इंट लिखकर आप नया मेमोरी ब्लॉक क्रिएट करवा पा रहे हैं। कल को अगर कोई ऑब्जेक्ट डिलीट होता है, रिलीज होता है, तो डिस्ट्रक्टर चलेगा। और हम चाहेंगे कि जब डिस्ट्रक्टर चले, डिस्ट्रक्टर कैसे बनता है, ये रहा डिस्ट्रक्टर। तो डिस्ट्रक्टर चले तो उन मेमोरी रिसोर्सेज को ये रिलीज कर दे जो ऑब्जेक्ट के द्वारा एक्सेस हो रहे हैं। मतलब अगर ये ऑब्जेक्ट जिसके अंदर P है वो इस मेमोरी रिसोर्स को एक्सेस कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होने के बाद क्या कोई इस मेमोरी रिसोर्स को एक्सेस कर पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि इसका एड्रेस जिसमें था वो है P, और ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होने का मतलब P भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो हम क्या चाहेंगे? हम ये चाहेंगे कि जब तक ऑब्जेक्ट जिंदा है तब तक ये मेमोरी रिलीज हो ही जाए। ऑब्जेक्ट खत्म होने के बाद तो ये मेमोरी रिलीज कर नहीं पाएंगे। तो हम लिखेंगे डिलीट, और डिलीट के बाद लिखेंगे P, तो वो मेमोरी हो जाएगी रिलीज। अगर शैलो कॉपी होती तो ये पॉइंटर भी इसी ब्लॉक को इसी रिसोर्स को पॉइंट करता। तो कोई एक ऑब्जेक्ट अगर डिलीट होता तो भी ये मेमोरी रिलीज हो जाती, क्योंकि डिस्ट्रक्टर चल जाता। तो फिर दूसरा ऑब्जेक्ट, उसका पॉइंटर अभी भी उस लोकेशन को पॉइंट कर रहा होता जो रिलीज हो चुकी है। तो ऐसे में ये पॉइंटर क्या क्या कहलाता? डैंगलिंग पॉइंटर। यानी ये पॉइंटर उस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है जो अब वैलिड नहीं है। आपने अगर मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी तो आप इसको रिवाइंड करके सुनिए, या फिर मैं दोबारा बोल देता। मैंने कहा कि अगर शैलो कॉपी होती तो ये दोनों पॉइंटर एक ही वेरिएबल को पॉइंट कर रहे होते इस तरीके से, और अगर ऐसा होता तो किसी एक ऑब्जेक्ट के डिलीट होने पर भी ये डिलीट हो जाता, क्योंकि ये डिस्ट्रक्टर चल जाता। और हम जानते कि अगर एक ऑब्जेक्ट डिलीट होता, ये रिसोर्स डिलीट होता, तो दूसरा ऑब्जेक्ट तो अभी एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो उसका पॉइंटर किसको पॉइंट करता है? इसी लोकेशन को जो कि डिलीट हो चुकी है। तो फिर ये इनवैलिड मेमोरी लोकेशन हो जाती, यानी पॉइंटर के अंदर का एड्रेस इनवैलिड हो जाता। तो ये एक इलीगल मेमोरी एक्सेस को जन्म देता, जिससे कि प्रोग्राम क्रैश होने के चांस होते। तो इसलिए हम ऐसा नहीं चाहेंगे। डीप कॉपी, शैलो कॉपी, तगड़ा कॉन्सेप्ट है। हो सकता है कि इसमें आपको कुछ डाउट्स आए, तो आप कमेंट्स के जरिए डाउट्स ज़रूर पूछिए। यदि आपको लगता है कि ये वीडियो बहुत अच्छा है तो आप इसे लाइक तो करिए, और साथ में फेसबुक वॉल पे शेयर भी करिए। आप शेयर करेंगे, बहुत लोगों तक ये बात पहुंचेगी, और ये डीप कॉपी, शैलो कॉपी जैसा टिपिकल कॉन्सेप्ट हिंदी में लोगों के पास तक पहुंचेगा। क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है कि इंग्लिश में तो बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है, पर हिंदी में मटेरियल कम। तो आपके इस शेयर करने से कुछ नहीं तो आपको बहुत सारी दुआएं तो ज़रूर मिलेंगी, क्योंकि कुछ लोगों के तो ये बहुत काम का होगा। और यदि आपको ऐसा लगता है कि ये इस तरह के वीडियोस आपको बहुत पसंद आ रहे हैं और इस तरह के वीडियोस और देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते? नीचे सब्सक्राइब बटन है, उसको सब्सक्राइब करिए, और जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसकी जानकारी मिलेगी। आप मेरे बाकी चैनल्स भी देखना चाहते हैं तो बाकी चैनल्स के लिंक, जिसमें मैं सी पढ़ा रहा हूँ, जावा पढ़ा रहा हूँ, डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा रहा हूँ, और भी सब्जेक्ट्स हैं, तो क्यों ना आप www.mysarji.com साइट को विजिट करें। इस साइट पर मैंने बाकी के सभी चैनल्स के लिंक रखे हुए हैं, तो आपको इजी होगा चैनल्स तक पहुंचने में। थैंक यू।